हाँ, तो चलिए, मैं बातचीत कर रहा था आपसे कि जो सारा खेल है, जो प्योर मैथ्स में और स्टैटिस्टिक्स में, वो इंटरप्रिटेशन का है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या। चीजों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं लोग। मैथमेटिक्स के साथ ये है कि वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसमें कोई चालाकी नहीं है, कोई धूर्तता कहीं भी नहीं है। तो मैथ्स में जो भी है वो, आप उसका समर्थन करें या विरोध करें, चीजें जैसी हैं वो हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कई बार चीजें ऐसी होती है ना स्टैटिस्टिक्स में, आपका इंटरप्रिटेशन बड़ा मायने रखता है। आप चीजों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे आप चीजों की व्याख्या कर रहे होते हैं। अभी फरवरी में बजट सेशन आएगा, आप उसमें गौर करिएगा कि बजट से रिलेटेड जो आंकड़े हैं वो सरकार और विपक्ष के पास एक ही कागज होता है, और दोनों पक्षों के सदस्य उसको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद सत्ता पक्ष के लोग उन्हीं आंकड़ों के आधार पर इस तरह से स्पीच देते हैं कि जैसे देश में सब कुछ बढ़िया ही चल रहा होगा। और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर विपक्ष ये साबित करने की कोशिश करता है कि इकोनॉमी में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। तो गौर कीजिए प्लीज, डेटा वही है, डेटा का इंटरप्रिटेशन कई बार मायने रखता है। किसी थाने में अगर पिछले महीने एक ही अपराध हुआ कोई, या एक ही एफआईआर दर्ज हुई, और इस महीने दो एफआईआर दर्ज हो गई, तो आपका इंटरप्रिटेशन है कि नहीं, एक था, अब इस बार दो केस है, कोई ज्यादा खास ऐसा केस बड़े नहीं है। लेकिन अगर आप परसेंटेज में बदलें, तो पहले जितना था उसका डबल हो गया है। आप कहेंगे इतने परसेंट ग्रोथ हो गई है अपराधों में, तो हो सकता है आपके अगेंस्ट चले जाए ये स्टेटमेंट। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन बड़ा मायने रखता है। मैं समझा पाया अपनी बात? यस सर। हेलो। यस सर। अच्छा, तो बच्चों, जब डेटा होता है हमारे पास, तो इसको ध्यान से समझिएगा। डेटा जो बना है वो डेटम शब्द से बना है। डेटम तो एक ही हुआ, उसका डेटा जो हुआ बहुवचन हुआ, तो डेटा उसका प्लूरल फॉर्म है। जब आपके पास डेटा होता है बहुत सारा या बड़े लेवल पे, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आखिर उस डेटा का सेंटर कहाँ पर ढूंढे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डेटा का सेंटर किसको कहें। ढूंढे तो तब जब माने कि सेंटर है क्या। आप लोग भी सेंटर बचपन से ढूंढते आ रहे हैं, भले ही आप जानते हो या ना जानते हो सेंटर के बारे में। आप इसको ऐसे समझिए कि आपने, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी 10वीं क्लास में आपकी कितनी परसेंटेज है, आपके कितने मार्क्स थे, तो आप अपने 6 सब्जेक्ट के जो नंबर हैं अलग अलग पेपर के, आप उन नंबरों को किसी एक डेटा से दिखाते हैं कि भाई मेरी इतनी परसेंट नंबर आए। अब आप गौर कीजिए प्लीज, आपने उस डेटा को जो 6 सब्जेक्ट्स में बटा हुआ था, उस डेटा को किसी एक नंबर से दिखा दिया कि मेरी इतनी परसेंट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा, कि आप तो ये काम पहले से करते आ रहे हैं। फिर आप 10वीं क्लास में भी ये काम किया, आपने 12वीं क्लास में भी किया, और आगे भी कर ही रहे होंगे कि आप अपने डेटा को किसी एक सिंगल डिजिट से बताते होंगे लोगों को कि मेरी इतनी परसेंटेज है। हम भी करते हैं। ये तो छोटा डेटा है, बड़े डेटा में गौर कीजिए। अगर हम ये कहते हैं कि भारत की जो लिटरेसी रेट है पूरे देश में, 140 करोड़ से ऊपर लोग हैं, और लिटरेसी रेट इतने परसेंट है, तो हम ये मानते हैं औसतन 100 में से इतने लोग पढ़े लिखे हैं जो किसी एक भाषा में पढ़ना लिखना कम से कम जानते हैं। तो आप गौर कीजिए कि हमने एक बड़े डेटा को एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट किया। ये उस डेटा का सेंटर है।
आप जो परसेंटेज बता रहे होते हैं अपनी, वो भी डेटा का सेंटर है, क्योंकि पूरा डेटा बताना कई बार पॉसिबल नहीं होता। तो आपके इनिशियल इंडिकेटर हुआ सेंटर। अब बच्चों फिर एक मैथ्स की तरह सवाल उठता है कि मैथमेटिक्स में तो नॉर्मली जब सेंटर की बात करते हैं तो एट सेंटर होता है। आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सेंटर सभी जानते हैं एक ही है। स्टैटिस्टिक्स में सेंटर में यूनिकनेस नहीं है। आपके पास एट से ज्यादा सेंटर हो सकते हैं। और इस स्टडी को हम लोग बोलते हैं, जो आपका पहला चैप्टर होता है, वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। सेंट्रल टेंडेंसीज। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज का मतलब समझिए, टेंडेंसीज प्रवृत्तियां हैं, सेंटर की ओर जाने वाली प्रवृत्तियां, और मेजर मतलब मेजरमेंट। और इसमें कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो नॉर्मली तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, मीन, मोड और मीडियन। तो मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे रहा हूं अभी, कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूं, ताकि जो मैथ्स बैकग्राउंड के ना भी हो उन्हें भी समझ में आए। सामान्य सी बातचीत कि आखिर ये क्या होता है, क्यों होता है, और ये तीनों सेंटर कैसे हुए, मतलब आखिर किस आधार पर कह रहे हैं आप तीन तीन सेंटर। तो हम इन चीजों पे बात करते हैं। तो जो पहला होता है जिसको आप लोग मीन बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं इसको, और एक आम आदमी एवरेज भी बोलते हैं। जितना भी हो डेटा, आप उसको जोड़ लेते हैं, x1 से x2 x3 अप टू जितना भी आ रहा है, अपॉन एन कर दीजिए, तो आपके पास मीन आ जाता है। मेरे ख्याल से इतना सभी लोग जानते हैं। इसको आप लोग समेशन एच आई अपॉन एन भी कह सकते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, हमारे पास एक शब्द है बच्चों, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू लगातार बदलती है। ठीक हो गया, अगर ना बदले तो कांस्टेंट हुआ, बदले तो वेरिएबल हुआ। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक वेरिएबल को बोलते हैं डिस्क्रीट, और दूसरे वेरिएबल को बोलते हैं, दूसरे तरह के वेरिएबल को कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट टाइप के जो वेरिएबल है उनको जोड़ने के लिए सिग्मा यूज होगा, जो कंटिन्यूअस वाले होंगे उनको जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन यूज होगा। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो ये तो बताया नहीं कि डिस्क्रीट वेरिएबल किनको बोलते हैं। हाँ, तो मैं अब उस पे आता हूँ। और प्लीज इंटीग्रेशन साइन से नॉन मैथमेटिक्स वाले ना घबराएं। ये समेशन के लिए यूज होने वाला सिंबल था, जो चीजों को जोड़ने के लिए था, समेशन के लिए। समय के साथ लोगों ने इसे स्टाइलिश बना दिया, आजकल ये इतना ही बचा हुआ है। तो इंटीग्रेशन साइन जो है वो समेशन के लिए ही यूज होता है, पर सिग्मा भी तो समेशन के लिए यूज होता है। तो फिर कहाँ पर कौन सा होता है, थोड़ा उस पर बातचीत करते हैं। आप लोग ऐसे समझिए, आप क्लास वन में पास हुए होंगे, वन टू थ्री ऐसे। तो देखिए, आप इंटीजर्स में आगे बढ़े, आपकी क्लास वन थी, पास हो गए, टू में चले गए, टू के बाद थ्री में चले गए। अगर मैं एक गणित का छात्र होने के नाते बात करूं, तो वन से टू के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर है। वन, 1.1, 1.11, 1.111। आप पूरी जिंदगी बोलते रहिए, आप टू पे नहीं पहुंच पाएंगे, इतना है। तो बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ नंबर्स। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं ऐसे नंबर लूंगा तो मेरी दिक्कत ये होगी कि वन में पास होने के बाद मैं गया कौन सी क्लास में ये तय नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी दो रियल नंबर लीजिए, वन और 1.01, इनके बीच भी इनफाइनाइट नंबर हैं बच्चों। तो हम तो पास होने के बाद और टेंशन में हो जाएंगे कि अब पास तो हो गए वन में, अब जाए किसमें। तो इसीलिए हम लोग सीधे सीधे टू में चले जाते हैं, हम बीच बीच में छोड़ देते हैं नंबरों को कि यार छोड़ो, सारे नंबर मत लो, गड़बड़ है।
वन के बाद टू में चले जाओ, टू के बाद थ्री में चले जाओ, पास हो गए, थ्री के बाद फोर में चले जाओ, एंड सो ऑन। तो बच्चों जब हम कोई वेरिएबल ऐसा है जो सारी वैल्यू ना ले, कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज लेते हुए आगे बढ़े, तो ऐसे वेरिएबल को डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। मैं समझा पाया आप लोगों को? यस यस सर। सर। ठीक है, तो डिस्क्रीट वेरिएबल को जोड़ने के लिए आप सिग्मा यूज करते हैं, कुछ सेलेक्टेड। लेकिन बच्चों कई वेरिएबल ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे आपने कोई पौधा लगाया बचपन में, पौधे की जो हाइट थी वो H1 हाइट थी। आज वो पौधा बड़ा पेड़ बन गया, मान लो ये बन गया H2। तो H1 से H2 तक की जितनी पॉसिबल हाइट हो सकती है, ये पेड़ ने सारी कंटेन की होंगी। ये ऐसे हमारी क्लास की तरह जंप करते हुए बड़ा नहीं हुआ होगा। या आपकी हाइट सोच लीजिए, आप बचपन में जितने छोटे थे और जितने बड़े अभी है, तो आपकी जो हाइट थी वहां से यहां तक वो जंप करते हुए थोड़ी बड़े हुए होंगे। आप 1 मीटर हो गया, आप सीधे 2 मीटर लंबे हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। आप बचपन से अभी तक जितनी हाइट बीच में पॉसिबल है सब लेते हुए आगे बढ़े। तो बच्चों हमारा हो या पेड़ पौधों का है, हाइट है, वेट है। आप वेट के बारे में सोचिए, छोटे बच्चे का वेट और आपका वेट, या जब आप ही छोटे बच्चे थे तब का वेट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अच्छा हाँ, ये सारी चीजें तो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती हैं। तो ऐसे वेरिएबल को कंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए हम लोग इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, और वो साइन से घबराना नहीं है क्योंकि वो समेशन से ही बना हुआ है। तो थोड़ा सा ये डेविएशन था। अब मैं थोड़ा सा मीन पे आता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस पेज में क्लियर है तो मैं नेक्स्ट पेज में जाऊं? कोई डाउट है तो बोलिएगा प्लीज। नहीं है? चलिए, अब मीन या एवरेज हम कॉमन लेते आ रहे हैं। हमने अभी बातचीत की, हमारी जो परसेंटेज आज तक थी वो सब मीन ही है। और बच्चों मीन ऐसे भी लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, ऐसे ऐसे बढ़ते हुए चलता रहेगा। सपोज ये एक टाइम पीरियड हो गया टी, और ये आधा हो गया T/2। और करंट जो है I = I0 साइन ओमेगा टी है। अगर मैं 0 से T/2 तक का करंट का एवरेज लेना चाहूं, तो प्लीज देखिएगा करंट का एवरेज कैसे लेंगे। आप टाइम पर डिपेंडेंट है क्योंकि ये समय के साथ घट बढ़ रही है, तो इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, आधे साइकिल का 0 से T/2 तक। अब बच्चों एवरेज में क्या होगा, आप ध्यान दीजिए। जैसे आप 1 से 10 तक हो तो उसको 10 हिस्सों में बांटते हैं, 1 से 100 तक हो तो उसको 100 हिस्सों में बांटते हैं, तो 1 से T तक हो तो T हिस्सों में बांटते हैं, तो 1 से T/2 हो तो T/2 हिस्सों में बांटेंगे। तो जितने हिस्सों में बांटेंगे उतने से डिवाइड कर दीजिए। तो ये होगा। आप लोग 12वीं क्लास में ये फिजिक्स में सभी लोग करते होंगे, तो मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। बस ये बता रहा हूँ कि एवरेज कंटिन्यूअस के मामले में इस तरह से लेते हैं। और डिस्क्रीट में एवरेज तो 9वीं 10वीं के बच्चे भी करते हैं। तो फॉर्मूलों के लिए मैंने पहले ही कहा है कि आज मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं नहीं जा रहा हूं। यहां पर अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि कब एवरेज नहीं लेना चाहिए, मीन कब नहीं लिया जा सकता। मतलब एवरेज बच्चों कोई रामबाण औषधि नहीं है कि हमेशा एवरेज लिया जा सके। ऐसी सिचुएशन है जहां पर एवरेज लेना पॉसिबल नहीं है, या फिर एवरेज वहां पर नहीं लेना चाहिए। आप जबरदस्ती अगर एवरेज लेंगे तो गलत रिजल्ट आएंगे, नॉनसेंस रिजल्ट आएंगे। तो अब नहीं लेना चाहिए। अब उस पे आते हैं। अगर आपका जो डेटा है कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव हो, ध्यान से सुनिए, आपका डेटा कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव हो, तो एवरेज नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेंगे तो नॉनसेंस रिजल्ट आएंगे। मैं अभी बताऊंगा।
देखिए आपकी क्लास में एवरेज हाइट ठीक है, क्योंकि सबकी हाइट पॉजिटिव होती है, नेगेटिव हाइट किसी की नहीं हो सकती। एवरेज एज, एवरेज मार्क्स, नॉर्मली सब चलता है। लेकिन अगर माइनस मार्किंग वाला एग्जाम हो जाए, कुछ बच्चों के मार्क्स माइनस में कुछ के प्लस में आ जाएं, तो आपने गौर किया होगा कि एवरेज नहीं लिया जा सकता। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, कई बार मैं मजाक में बच्चों को क्लास में बता भी चुका हूँ इस बात को, कि अगर ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट आधे में प्लस और आधे में माइनस हो, तो पूरे साइकिल के लिए एवरेज करंट नहीं ली जा सकती, क्योंकि बच्चों जितनी पॉजिटिव होगी आधे में उतनी ही निगेटिव होगी, पूरे में जीरो आ जाएगी। और अगर एवरेज करंट जीरो हो जाए तो ये नॉनसेंस रिजल्ट है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कुछ डेटा प्लस में और कुछ माइनस में हो, जैसे +1, +2, -1, -2, ये चार संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना आएगा अगर नॉर्मली ले लिया जाए तो? चारों को जोड़िए अपॉन 4, जीरो। कितना? जीरो आना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, ये नॉनसेंस रिजल्ट है। मैं अपनी बात समझाने के लिए कई बार बच्चों से क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ यार ये देखो, ये 3 स्टंप हैं, और कोई भी बॉलर ले लो, ये बात समझाने का तरीका है बस बच्चों। कोई भी बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर जिस जो आपको पसंद हो, सोच लीजिए उसने एक बॉल फेंकी सपोज ये, और ऐसा हो सकता है कि ये बॉल मिडिल स्टंप से 8 मीटर दूर जाए। बॉलर ने दूसरी बॉल फेंकी, वो उतना ही इधर को आ गई। तीसरी बॉल फेंकी, हो सकता है वो 2 मीटर उधर चले गई। चौथी बॉल फेंकी, हो सकता है लेफ्ट में -2 चले गई। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये डेविएशन है मिडिल स्टंप से, राइट साइड को प्लस ले लीजिए, लेफ्ट साइड को माइनस, तो आपका डेविएशन +1, +2, -1, -2। एवरेज डेविएशन अगर आप निकालना चाहें, तो एवरेज डेविएशन आप करेंगे तो इन चारों का जोड़ 1 +2 प्लस -1 प्लस -2 अपॉन 4 इक्वल टू 0। बच्चों अब आप ध्यान से समझिएगा, एवरेज डेविएशन फ्रॉम मिडिल स्टंप 0 है। इस लाइन को समझिए तो, मैं रिपीट कर रहा हूं, एवरेज डेविएशन फ्रॉम मिडिल स्टंप 0 है। मिडिल स्टंप से एवरेज डेविएशन 0 है। जो व्यक्ति इस बात को सुनेगा, उसे लगेगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा बॉलर है, क्योंकि इसका डेविएशन मिडिल स्टंप से 0 है, इसका मतलब ये मिडिल स्टंप पे बॉलिंग कर रहा है। थ्योरी कहती है कि ऐसा, ये इसका एवरेज डेविएशन 0 है। प्रैक्टिकली इससे खराब बॉलिंग कोई नहीं कर रहा है इस समय। प्रैक्टिकली इससे खराब बॉलिंग कोई नहीं कर रहा है इस समय। थ्योरेटिकली मिडिल स्टंप पे जा रही होगी बॉल, क्योंकि एवरेज डेविएशन फ्रॉम मिडिल स्टंप 0 है। आप सोच रहे होंगे ये थ्योरी और प्रैक्टिकल का ये अंतर क्यों आया होगा? इसलिए आया कि जहां पर जो चीज नहीं लगानी थी जबरदस्ती लगाई हमने। तो मैं समझा पाया कि अगर डेटा कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव हो तो मीन नहीं लेना चाहिए। क्लियर हो पाया? यस सर। यस। यस सर। ठीक है, तो प्लीज अब अगली बात पे आते हैं कि आखिर जब मीन नहीं लगाया जा सकता, तो बच्चों ये रिसर्च में भी ध्यान दीजिएगा, जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं। अगर आपके पास सारा डेटा पॉजिटिव है या फिर सारा डेटा नेगेटिव है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर कुछ प्लस कुछ माइनस है, तो प्लीज मैं फिर कहता हूं मीन नहीं लगाया जा सकता। आप लगा रहे होंगे तो गलत लगा रहे होंगे। तो फिर सवाल उठता है कि फिर लगाना क्या चाहिए वहां पर जहां पर मीन ना लगाया जा सके? तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहीं पर लगता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS बोलते हैं शॉर्ट में हम लोग। अब ये होता क्या है, पहले ये समझते हैं बच्चों। ये जो माइनस में था, इन सबका स्क्वायर कर दीजिए, सबका।
तो साहब ये कर दिया गया सबका स्क्वायर, तो सभी पॉजिटिव हो गए। अब इनका मीन ले लीजिए जोड़ते हुए। कुछ नहीं है इसमें, इन चारों को जोड़ो, 4 से डिवाइड करो, और क्योंकि आपने स्क्वायर किया था तो लास्ट में अंडर रूट कर दीजिए। आप प्लीज इस नाम पे गौर कीजिए, इसमें रूट और स्क्वायर एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए है, और जो बचता है वो यहाँ भी मीन वैल्यू ही है। लेकिन आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में हर एक को पहले स्क्वायर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद तो अब अगर आप पूरे साइकिल में, जैसे आधे साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट पे आ जाइए, सबसे ऊपर वाला, आधे में पॉजिटिव आधे में नेगेटिव है, पूरे के लिए 0 से t करेंगे, तो प्लीज आप आई स्क्वायर डी टी करेंगे, और जब ये आ जाएगा तो इसका अंडर रूट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर किया है। तो इसको आप आई आर एम एस कहते थे वहां, 1/t भी आएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कब लेनी है पहले तो, और उसमें करते क्या है। करते क्या है समझाने के लिए तो कोई भी यूट्यूब चैनल ढूंढिए, सब बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि कब क्या लगाना है। 12वीं क्लास में जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आधे साइकिल के लिए तो एवरेज लिया होगा करंट, क्योंकि आधे में तो पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं। पूरे के लिए आरएमएस लिया होगा, पूरे में एवरेज ले ही नहीं सकते। आप कोई भी फिजिक्स की किताब उठा लीजिएगा। जिन बच्चों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, तो उनको मैं रिकॉल कराना चाहूंगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में जाइएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पाएगी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें भी प्लस माइनस होते रहता है ब्राउनियन मोशन में। तो ये वो उदाहरण दे रहा हूं मैं कि यार ऐसा आपने पढ़ा होगा बस। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा कि कब मीन लिया जा सकता है और कब मीन नहीं लिया जा सकता। कोई डाउट है प्लीज यहां पर बोलिएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है? तो बच्चों मैं मीन के जो बाकी हाई स्कूल लेवल के फॉर्मूले हैं उसमें पहली क्लास में जा ही नहीं रहा हूं उस पर। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं और दूसरे सेंटर के बारे में बात करता हूं, मोड के बारे में। तो मोड क्या होता है, अब उस पर बातचीत की जाएगी। हिंदी में जो मोड होता है इसको बहुलक कहते हैं। ये बहुमत शब्द से बना है, मेजोरिटी। तो मैं नॉर्मली एक सिंपल एग्जांपल देता हूं जब भी बच्चों को इस पे बताता हूं। मैं कहता हूं यार आप लोग दुकान पे जाइए और एक 10 साल के बच्चे के लिए जूता मांगिए, तो कहिए कि 10 साल का बच्चा, उसके लिए एक जूता दिखाइए। सेल्समैन आपको एक जूता देता है, और अगर वो थोड़ा भी अनुभवी आदमी है तो 99% मामलों में वो सही साइज का जूता देता है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, सही साइज का जूता देता है। ये हो सकता है कि बच्चे को जूता रंग की वजह से पसंद ना आए जो उस उम्र में होता है, ब्रांड पसंद ना आए, आजकल बच्चे डिमांडिंग कई बार हो गए हैं, और फैक्टर हो सकते हैं, उसकी कीमत भी फैक्टर हो सकती है। लेकिन मेरा मतलब 10 साल के बच्चे के लिए जब था तो मेरा उद्देश्य साइज के हिसाब से था, और मैक्सिमम मामलों में जो साइज दिया जाता है वो अधिकतर ठीक आता है, पैर पे फिट आ जाता है। उसे कैसे पता कि 10 साल के बच्चे को यही जूता फिट आता है, इस पे समझिएगा। होता क्या है कि बच्चों, अगर कोई कंपनी बच्चों के लिए जूता बनाएगी तो एक बड़े लेवल पे सर्वे करेगी। हो सकता है उसने 8 लाख बच्चों पे सर्वे किया हो, डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों का पैरों का नाप लिया हो, अलग अलग उम्र के बच्चों का नाप, और उसने देखा कि यार किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में सपोज 90% बच्चों को यही साइज फिट आता है, तो अधिकतर को यही आ रहा है, तो ठीक है इस उम्र के लिए यही वाला जूता बनाओ भाई। 10 साल के बच्चों में यही फिट आ रहा है मैक्सिमम बच्चों को, तो यही बना लो। कुछ बच्चे रह जाएंगे, ऐसा संभव है कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जैसे 10 साल की उम्र के 90% बच्चों को ये जूते का साइज फिट आया, ठीक हो गया।
और ये पॉसिबल है कि कुछ बच्चों का पैर का नाप बड़ा हो तो वो 12 में आ जाएंगे, कुछ का पैर का साइज थोड़ा छोटा हो तो वो 8 साल में आ जाएंगे। लेकिन मेजोरिटी बच्चे इसी उम्र में आ जाए, इसी में फिट बैठ जाएंगे। तो ये मोड होता है जिसमें सबसे ज्यादा लोग इस फ्रीक्वेंसी लेवल पे आते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, हमारे दिमाग में ये आता है कि हर चीज का इलाज शायद एवरेज है या मीन है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। ये पॉसिबल है कि किसी परिवार के सारे सदस्यों का पैर का नाप लिया जाए और उसका एवरेज लिया जाए, एवरेज। अब जिस साइज का जूता बना, पता लगा वो घर में किसी को फिट नहीं आ रहा है, ये संभव है। तो मैं फिर कहना चाहूंगा, एवरेज हमेशा डेटा का सेंटर हो जरूरी नहीं है। हो सकता है सेंटर हम उसको माने जहां मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। भाई किसी एज ग्रुप में सबसे ज्यादा लोगों का जो पैर का नाप है, क्यों ना मैं उसी को उस डेटा का सेंटर समझूं। और 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए, आजकल तो आप लोग अधिकतर कपड़े रेडीमेड ही खरीदते हैं, जो भी चीजें पहनते हैं। टेलर वाला तो ज्यादा दौर है ही नहीं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अच्छा, मोड का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से था। फ्रीक्वेंसी का मतलब हिंदी में आवृत्ति, जो जितनी ज्यादा बार आएगी। क्या मैं समझा पाया ये चीज? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो बच्चों, इसमें मोड पे बात होती है, मोड में हम इस तरह से बात करते हैं। और तीसरा होता है मीडियन। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों बहुलक, सॉरी, माध्य का। माध्य का, ये मध्य का, ये पोजिशनल मीन है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, पोजिशनल मीन। अब ये क्या बात हुई, पोजिशनल मीन? आप लोग छोटी क्लासेज में गौर कीजिएगा। जब हम लोग स्कूल्स में पढ़ते थे तो प्रेयर के लिए खड़े होते थे, तो मुझे याद है मेरे जैसे कम हाइट वाले आगे खड़े होते थे और जो लंबे लोग होते थे वो पीछे। तो टीचर नॉर्मली हमको असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करते थे। समझ में आया ऐसा? असेंडिंग का मतलब कम हाइट वाला बच्चा आगे, फिर उससे ज्यादा हाइट वाला पीछे, एंड सो ऑन। असेंडिंग या डिसेंडिंग एक ही बात है। आप एक तरफ से जो असेंडिंग है वो दूसरी तरफ से डिसेंडिंग हो जाएगा। तो अगर मैं अपने डेटा को, या कोई भी डेटा हो, उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं, तो जो सबसे मिड में जो व्यक्ति खड़ा होगा, उसका जो डेटा है वही पूरी क्लास का सेंटर मान लेंगे। तो दैट्स वाई इट्स नेम इज पोजिशनल मीन, कि मिड पोजीशन पर जो व्यक्ति है उसका डेटा ले लो, वही इस पूरे ग्रुप का सेंटर होगा। अगर आपको पूरी क्लास का हाइट का सेंटर देखना है तो पूरी क्लास को असेंडिंग में लगा दो, और जो मिड पोजीशन पर है उसकी हाइट जो है वो इस क्लास का सेंटर है। उस व्यक्ति की जो वेट है वो उस क्लास का सेंटर वेट है। इस तरह से समझिएगा। क्या मैं समझा पाया कि मीडियन किसको कहेंगे? पोजिशनल मीन। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो जो मिड पोजीशन पर है उसको कहते हैं माध्यिका। मोड में क्या था? जो सबसे ज्यादा बार आए। और आप समझ पा रहे होंगे कि मार्केट में ज्यादातर मोड ज्यादा यूजफुल है, फ्रीक्वेंसी बहुमत वाली चीज है। तो बच्चों, जब डेटा अगर आपका पास मिले तो आपका डेटा बिखरा हुआ होता है, बहुत सारा डेटा बिखरा हुआ है पूरे। आपको उस डेटा का एक सेंटर चाहिए होता है। और ये अलग अलग मायनों में आप सोचिए, जो मैंने बातचीत आपसे करने की कोशिश की अभी, ये उसका सेंटर ही है। हम उसका सेंटर ढूंढ रहे होते हैं। और अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जब सेंटर मिल जाए तो फिर क्या इंपॉर्टेंट चीज है, फिर किसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाए, किस बात को दिया जाए। तो ये हमारा पहला था जिसपे हमारी सामान्य सी छोटी सी बातचीत हुई, ये मीन मॉड मीडियन हमने बातचीत की। दूसरी बात हमने ये की कि मीन कहाँ नहीं लेना चाहिए। अगर आपका डेटा कुछ प्लस और कुछ माइनस हो तो मीन में सावधान रहिए, बाकियों में तो दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। लेकिन ये वैल्यूज पे डिपेंडेंट है, और वैल्यूज प्लस माइनस हो सकती है, फ्रीक्वेंसी माइनस नहीं होती ना बच्चों।
मोड और मीडियन फ्रीक्वेंसी पे निर्भर है कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो मोड है, वो ठीक है, तो वो माइनस बार नहीं आ सकता। लेकिन आप एवरेज पे ध्यान दीजिए, एवरेज आपकी वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। तो एवरेज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर डिपेंडेंट है। एवरेज कब नहीं लेना है ये बताना बहुत जरूरी है। और जब एवरेज नहीं लिया जाता तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लिया जाता है। और रूट मीन क्यों लिया जाता है ये भी समझाने की कोशिश की। क्या ये क्लियर हो पाया आपको? Yes, sir. Yes, sir. और तीसरी चीज थी, शुरू में मैंने की थी भाई, आप इसमें जब बात करते हैं तो वेरिएबल दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। कहाँ पर इंटीग्रेशन साइन लगाना है, कहाँ पर सिग्मा लगाना है, ये समझना जरूरी है। तो बच्चों ये हमारा जो डेटा है उसका सेंटर ढूंढने की कोशिशें हैं तमाम। अब अगर मैंने सेंटर ढूंढ लिया इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, चैप्टर का नाम था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मतलब जो केंद्रीय प्रवृत्ति हैं इस डेटा के, सेंटर की जो टेंडेंसीज हैं उनका मेजरमेंट। मैंने पहले लेक्चर में कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, केवल एक जनरल समझ बनाने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में 11:45 पे हम लोग जुड़ते हैं, और मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आखिर स्टैंडर्ड एविएशन या वेरिएंस इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, बिना फॉर्मूला के हुए उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है।